नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है भीख मांग लीजिए। ये 3 शब्द थे, लेकिन उन 3 शब्दों ने 70 साल के एक पिता की पूरी जिंदगी को जैसे एक पल में मिट्टी कर दिया। जिस आदमी ने अपनी जवानी की हर सुबह मजदूरी में और हर रात अपने बच्चों के सपनों में गुजार दी, जिस पिता ने खुद फटे जूते पहने मगर बेटे के पैरों में नए जूते डाले, जिस इंसान ने अपनी पत्नी से गुजर जाने के बाद माँ और बाप दोनों बनकर बच्चों को पाला, उसी पिता को एक दिन अपने ही घर में इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। लेकिन जब उसने कांपते हाथों से बेटे और बहू के सामने मदद की उम्मीद रखी, तो जवाब मिला, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर इतना ही जरूरी है तो बाहर जाकर भीख मांग लीजिए। उस पर बूढ़े पिता ने कोई बहस नहीं की, कोई शिकायत नहीं की, बस चुपचाप अपने कमरे में चले गए। मगर किसी ने नहीं देखा कि उस रात उन्होंने अपने पुराने संदूक से एक पीला पड़ चुका लिफाफा निकाला था। किसी को नहीं पता था कि उस लिफाफे में ऐसा कौन सा राज छुपा है जो अगले ही दिन पूरे परिवार की नींद छीन लेने वाला था। सुबह जब पिता घर से निकले तो किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन शाम होते होते एक ऐसी खबर आई कि बेटे के हाथ से मोबाइल गिर गया, बहू के चेहरे का रंग उड़ गया और जिस घर में बूढ़े पिता को बोझ समझा जा रहा था, उसी घर में सन्नाटा चीखने लगा। आखिर उस लिफाफे में क्या था? पिता कहाँ गए थे? और ऐसा कौन सा सच सामने आया जिसने पूरे परिवार को अपने किए पर रोने के लिए मजबूर कर दिया? एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आंखों में आंसू नहीं लाएगी, बल्कि दिल में छुपे रिश्तों की असली कीमत भी याद दिलाएगी। दोस्तों, आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सूरजपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में 70 वर्षीय शरण दास अपने बेटे निखिल और बहू काव्या के साथ रहते थे। देखने में बड़ा और सुंदर था, लेकिन उसके हर कोने में शरण दास की मेहनत की खुशबू बसी हुई थी। कभी यही आदमी दिन में ईंट भट्टे पर काम करता था और रात को ट्रक से सामान उतारता था। उसकी पत्नी सरोज का देहांत तब हो गया जब निखिल सिर्फ 10 साल का था। उस दिन के बाद शरण दास ने दोबारा शादी नहीं की। लोगों ने बहुत समझाया, रिश्तेदारों ने बहुत दबाव डाला, मगर उसने सिर्फ एक बात कही थी, अब मेरी दुनिया मेरा बेटा है। उसने निखिल को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए अपना खेत बेच दिया, उसकी इंजीनियरिंग की फीस भरने के लिए अपनी पत्नी के आखिरी गहने तक गिरवी रख दिए। वर्षों की मेहनत के बाद निखिल शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। जब उसने कस्बे में यह नया घर बनवाया तो सबने कहा कि बेटे ने पिता का सपना पूरा कर दिया। लेकिन समय के साथ घर की दीवारें नई होती गई और रिश्ते पुराने। नौकरी और सुविधाओं के बीच निखिल बदलने लगा। उसे पिता का हर सुझाव दखल लगने लगा। उधर बहू काव्या आधुनिक सोच वाली थी। शरण दास का सम्मान तो करती थी, लेकिन उन्हें अपने जीवन का हिस्सा नहीं, एक जिम्मेदारी समझती थी। धीरे धीरे घर में ऐसी स्थिति बन गई कि शरण दास अपने ही घर में मेहमान की तरह रहने लगे। सुबह सबके उठने से पहले चाय बना लेते, आंगन साफ कर देते, बाजार से सामान ले आते ताकि किसी को उनकी वजह से परेशानी ना हो। फिर भी उन्हें अक्सर सुनना पड़ता, पापा जी अब आप आराम कीजिए, हर बात में मत बोला कीजिए। कि सुनने में सम्मान जैसा लगता था, लेकिन उसके पीछे छिपी दूरी शरण दास महसूस कर लेते थे। कई बार रात में अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठकर वह घंटों बातें करते, कहते, सरोज लगता है मैं अब इस घर का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन अगले ही पल खुद को समझा लेते कि बेटा काम में व्यस्त है, बहू भी अपनी परेशानियां होगी। इसी बीच एक दिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द उठा। पड़ोस के डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि कुछ जरूरी टेस्ट कराने होंगे, वरना खतरा बढ़ सकता है। टेस्ट और दवाइयों का लगभग 35,000 रुपए का खर्च आने वाला था। शरण दास के पास अपनी कोई बचत नहीं थी। बरसों पहले जो कुछ था सब बेटे के भविष्य में लगा चुके थे। उस रात वह बहुत देर तक जागते रहे। उनके मन में बार बार एक ही सवाल घूमता रहा, क्या बेटे से मदद मांगना गलत होगा? आखिर इसके लिए पूरी जिंदगी खपा दी, से अपने इलाज के लिए कुछ रुपए मांगने में कैसी शर्म। लेकिन फिर भी उनके भीतर एक अजीब डर था, ऐसा डर जो किसी अनजान व्यक्ति से नहीं, अपने ही लोगों से होता है। और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह
उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बनने वाली है। अगली सुबह घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। निखिल ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था और काव्य रसोई में नाश्ता बना रही थी। चरणदास कई बार बेटे के पास जाने के लिए उठे, लेकिन हर बार कदम रुक गए। आखिर हिम्मत जुटाकर वे ड्राइंग रूम में पहुंचे। उनके हाथ में डॉक्टर की पर्ची थी और चेहरे पर संकोच। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे हैं, थोड़े पैसे चाहिए थे। निखिल ने बिना सिर उठाए पूछा, कितने? जब शरणदास ने रकम बताई, उसके चेहरे पर नाराजगी आ गई। 35,000। अभी इतने पैसे कहाँ से लाऊं? तभी काव्या भी वहां आ गई। उसने पर्ची देखी और बोली, पापा जी, हर महीने कोई ना कोई खर्च निकल आता है। अभी कार की ईएमआई है, घर का लोन है, बच्चों की फीस है। शरणदास ने बहुत विनम्रता से कहा, मैं समझता हूँ बहू, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि देर नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर निखिल का धैर्य टूट गया। उसने झुंझलाकर कहा, पापा, हर बात के लिए हम पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। शरणदास चुप रहे। तभी काव्या के मुंह से वो शब्द निकले जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, अगर इतना जरूरी है तो कहीं से उधार ले लीजिए या फिर बाहर जाकर भीख मांग लीजिए। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। काव्या ने शायद गुस्से में कहा था, लेकिन शब्द निकल चुके थे। निखिल ने भी उसे नहीं रोका। शरणदास के हाथ से डॉक्टर की पर्ची लगभग छूट गई। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। बस हल्की मुस्कान के साथ बोले, ठीक है बेटा, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। फिर वह अपने कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और बरसों बाद उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें पैसे न मिलने का दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि जिन हाथों को पकड़कर चलना सिखाया, उन्हीं लोगों ने आज उन्हें भीख मांगने की सलाह दे दी। कुछ देर बाद उन्होंने अपने पुराने संदूक को खोला। अंदर कपड़ों के नीचे एक पुराना पीला लिफाफा रखा था। उन्होंने उसे बहुत सावधानी से बाहर निकाला, जैसे उसमें कोई अनमोल चीज हो। लिफाफा खोलकर उन्होंने अंदर रखे कागजों को देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। फिर उन्होंने धीरे से पत्नी की तस्वीर के सामने जाकर कहा, सरोज, शायद अब समय आ गया है। उसी शाम उन्होंने एक छोटा सा बैग तैयार किया। घर में किसी ने नहीं पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। रात को खाना भी उन्होंने अकेले खाया। उनके चेहरे पर अब सुबह वाली बेबसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। अगले दिन सूरज निकलने से पहले शरणदास घर से निकल गए और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद आने वाली एक खबर पूरे घर की नींव हिला देने वाली है। सुबह के 5 बजे थे। आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी और सड़कें लगभग खाली थीं। शरणदास अपने छोटे से बैग के साथ घर से निकल चुके थे। जाते समय उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा नहीं था कि उन्हें उस घर में मोह नहीं था, बल्कि इसलिए कि अगर एक बार भी पीछे देखते तो शायद उनके कदम रुक जाते। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते उनकी सांसें तेज हो गईं, मगर चेहरे पर अजीब सी शांति थी। दूसरी ओर घर में किसी को उनके जाने का पता भी नहीं चला। निखिल ऑफिस की तैयारी में लगा था और काव्या रोज की तरह घर के कामों में व्यस्त थी। लगभग 9 बजे काव्या ने देखा कि शरणदास अपने कमरे में नहीं। उसने सोचा शायद मंदिर गए होंगे, लेकिन दोपहर हो गई, फिर भी वे वापस नहीं लौटे। निखिल ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि पिता नाराज होंगे और शाम तक लौट आएंगे। उधर शरणदास शहर के पुराने हिस्से में बने एक बड़े भवन के सामने खड़े थे। भवन के बाहर लिखा था, सहारा सेवा ट्रस्ट। गेट पर बैठे चौकीदार ने उन्हें देखते ही सम्मान से नमस्कार किया और भीतर जाने का रास्ता दिया। अंदर पहुंचते ही कई लोग उन्हें देखकर खड़े हो गए। कुछ ने उनके पैर छुए, कुछ ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। यही वही ट्रस्ट था जिसकी स्थापना वर्षों पहले शरणदास और उनकी पत्नी सरोज ने की थी। निखिल छोटा था तब दोनों पति पत्नी हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा गरीब बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों की मदद के लिए अलग रखते थे। धीरे धीरे वह छोटी सी पहल एक बड़े ट्रस्ट में बदल गई, लेकिन पत्नी की मृत्यु और बेटे की जिम्मेदारियों के कारण शरणदास ने खुद को उनसे दूर कर लिया था। ट्रस्ट की देखभाल उनके पुराने मित्र गोपाल कृष्ण करते थे। जैसे ही गोपाल कृष्ण ने उन्हें देखा, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा,
तुम इतने साल बाद आए हो शरण, जरूर दिल पर बहुत भारी चोट लगी होगी। शरण दास ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन आवाज भर्रा गई। उन्होंने बैग से वही पुराना पीला लिफाफा निकाला और गोपाल कृष्ण को दे दिया। उसमें ट्रस्ट के मूल दस्तावेज, कुछ पुराने समझौते और एक ऐसी वसीयत की प्रति थी जिसके बारे में निखिल तक को नहीं पता था। गोपाल दास ने कागज पढ़े और चौंक गए। वर्षों पहले शरण दास ने एक फैसला किया था कि उनकी निजी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट के नाम रहेगा और उसका उपयोग सिर्फ जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए होगा। उन्होंने कभी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटा क्योंकि उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। उसी समय शरण दास ने धीमी आवाज में कहा, गोपाल, मैं थक गया हूँ। शायद मैंने बेटे को सब कुछ दिया लेकिन रिश्तों की कीमत समझाना भूल गया। गोपाल कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया। दूसरी ओर शाम होते होते निखिल को बेचैनी होने लगी। उसने कई जगह फोन किया मगर पिता का कोई पता नहीं चला। तभी पड़ोस के एक बुजुर्ग ने बताया कि सुबह उन्होंने शरणदास को बस स्टैंड की ओर जाते देखा था। पहली बार निखिल के मन में डर पैदा हुआ। रात होते होते पूरा घर चिंता में डूब गया लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली झटका अभी बाकी है। उसी रात उनके घर एक कोरियर पहुंचा। लिफाफे पर सिर्फ निखिल का नाम लिखा था। जब उसने उसे खोला तो अंदर कुछ दस्तावेज और एक छोटा सा पत्र था। पत्र पढ़ते ही उनके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ, बस कुछ समय अपने लिए चाहता हूँ। और हाँ, जिस घर को तुम अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि समझते हो उसके बारे में कुछ सच्चाइयाँ इन कागजों में मिल जाएगी। निखिल ने जैसे ही दस्तावेज पढ़ने शुरू किए उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। निखिल के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने एक एक करके सारे दस्तावेज पढ़ने शुरू किए। पहले तो उसे लगा कि शायद यह कोई कानूनी कागज होंगे लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। उन दस्तावेजों में घर से जुड़ी असली जानकारी थी, जिस मकान को वह अपनी मेहनत और सफलता का प्रतीक समझता था। उसकी नींव में उसके पिता का ऐसा त्याग छिपा था जिसके बारे में उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। उसे पता चला कि घर बनवाने के समय उसकी नौकरी तो थी लेकिन बैंक ने उसके आर्थिक रिकॉर्ड्स के कारण बड़ा लोन देने की मना कर दिया था। तब शरणदास ने चुपचाप अपनी बची हुई पुश्तैनी जमीन बेच दी थी और पूरी रकम निखिल के खाते में डलवा दी थी। इतना ही नहीं, जब निर्माण के दौरान पैसों की कमी हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी सरोज की आखिरी निशानी, वह चांदी का संदूक और पुराने गहने भी बेच दिए थे। लेकिन उन्होंने कभी बेटे को यह एहसास नहीं होने दिया कि यह घर वास्तव में किस कुर्बानियों से बना है। दस्तावेजों के साथ एक बैंक स्टेटमेंट भी था। उसमें साफ लिखा था कि घर के निर्माण के लिए आई सबसे बड़ी रकम शरणदास के खाते से आई थी। काव्या ने जैसे ही यह देखा उसकी आंखें झुक गईं। उसे याद आया कि कितनी बार उसने दोस्तों के सामने कहा था, ये घर हमने अपनी मेहनत से बनवाया है। उसी लिफाफे में एक पुरानी तस्वीर भी थी। तस्वीर में जवान शरणदास मजदूरी के कपड़ों में खड़े थे और उनके हाथ में नन्हा निखिल था। तस्वीर के पीछे एक लाइन लिखी थी, मेरे बेटे का सपना, मेरी जिंदगी का मकसद। यह पढ़ते ही निखिल की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को सिर्फ एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया था, उस इंसान के रूप में नहीं जिसने उसकी हर जीत के पीछे अपनी हारें छुपा दी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। उसी लिफाफे में गोपाल कृष्ण का नंबर भी लिखा था। निखिल ने तुरंत फोन मिलाया। उधर से शांत आवाज आई, तुम्हारे पिता सुरक्षित हैं लेकिन अभी तुम उनसे नहीं मिल सकते। निखिल घबरा गया। उसने कहा, कृपया मुझे बता दीजिए कि वे कहाँ हैं। गोपाल कृष्ण ने जवाब दिया, जब इंसान अपने पिता की कीमत समझना शुरू करता है तब उसे पहले खुद से मिलना पड़ता है। तुम्हारे पिता अभी ठीक है मगर तुम्हें सोचने का समय चाहिए। फोन कट गया। उस रात निखिल और काव्या सो नहीं पाए। दोनों को बार बार वही शब्द याद आ रहे थे, भीख मांग लीजिए। पहली बार उन शब्दों की क्रूरता उनके दिल में उतर रही थी। उधर ट्रस्ट के एक कमरे में बैठे शरणदास खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके सामने कई बुजुर्ग भोजन कर रहे थे, जिनमें से कुछ
को उनके अपने बच्चों ने छोड़ दिया था। एक बुजुर्ग उनके पास आए और बोले, कम से कम आपके बेटे ने आपको घर से तो नहीं निकाला। शरणदास मुस्कुरा दिए, लेकिन उनकी आंखों में नमी तैर गई। उन्हें नहीं पता था कि उसी समय उनका बेटा पहली बार अपने किए पर टूट कर रो रहा है। मगर अभी रिश्तों की यह परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन सुबह एक ऐसी घटना होने वाली थी जो निखिल और काव्या की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। उस रात निखिल की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। कमरे की लाइट बंद थी, मगर उसके भीतर यादों का तूफान जाग रहा था। उसे अपना बचपन याद आने लगा, वह समय जब स्कूल की फीस जमा न होने पर उसका नाम कटने वाला था और अगले ही दिन उसके पिता पैसे लेकर पहुंच गए थे। तब उसने कभी नहीं पूछा था कि पैसे आए कहाँ से। उसे वह दिन भी याद आया जब कॉलेज के हॉस्टल में उसके दोस्तों के पास नए कपड़े थे और उसके पास भी अचानक महंगे कपड़े आ गए थे। तब भी उसने नहीं पूछा था कि पिता ने अपने लिए क्या छोड़ा होगा। आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी में जो कुछ आसान था उसके पीछे किसी और की कठिनाइयां छुपी थी। दूसरी ओर काव्या भी अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे बार बार वह पल याद आ रहा था जब गुस्से में उसने कहा, भीख मांग लीजिए। वह सोच रही थी कि अगर यही बात किसी ने उसके अपने पिता से कही होती तो उसका दिल कैसा टूट जाता। इंसान कई बार शब्द बोल देता है, लेकिन उन शब्दों का भार वर्षों तक रिश्तों को ढोना पड़ता है। सुबह होने से पहले ही निखिल ने फैसला कर लिया कि वह पिता को खोजेगा। उसने ऑफिस में छुट्टी की सूचना दी और पूरे शहर में तलाश शुरू कर दी। मंदिर, अस्पताल, पुराने परिचित, रिश्तेदार, वह हर जगह गया। हर बार खाली हाथ लौटता और अपराध बोध और बढ़ जाता। शाम को वह थका हुआ घर लौटा तो दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उसका नाम रुक्मणी देवी था। वे कवि शरणदास और सरोज के साथ सामाजिक काम किया करती थी। उन्होंने निखिल को देखा और कहा, बेटा अपने पिता को खोज रहे हो? निखिल ने तुरंत सिर हिलाया। रुक्मणी देवी ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। यह शरणदास की डायरी थी जो वर्षों पहले उनके पास रह गई थी। कहा, शायद इसे पढ़ने का समय अब आ गया है। निखिल ने डायरी खोली। हर पन्ने पर संघर्ष था, उम्मीद थी और बेटे के लिए दुआएं थी। हर जगह लिखा था, आज 3 दिन से खुद भर पेट खाना नहीं खाया, लेकिन निखिल की किताबें खरीद ली। मुझे भूख से डर नहीं लगता, उसके सपनों से टूटने से लगता है। दूसरी जगह लिखा था, सरोज होती तो खुश होती। निखिल इंजीनियर बनने वाला है, भगवान करे उसे कभी मेरी तरह मजदूरी न करना पड़े। निखिल की आंखें धुंधली हो गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने कभी अपने पिता को समझने की कोशिश ही नहीं की। वह सिर्फ यह देखता रहा कि पिता बूढ़े हो गए, लेकिन यह नहीं देखा कि वही बूढ़े हाथ उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा थे। उसी रात उसने फैसला किया कि चाहे जितना समय लगे वह पिता को ढूंढ कर रहेगा, लेकिन किस्मत उसके लिए एक सच्चाई छिपा कर बैठी थी। अगले दिन उसे फोन आने वाला था जो उसके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देगा। अगली सुबह लगभग 10 बजे निखिल का फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई तो दूसरी ओर से एक गंभीर आवाज सुनाई दी, क्या आप शरणदास जी के बेटे बोल रहे हैं? निखिल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर कहा, जी मैं उनका बेटा हूँ। पिताजी कहाँ हैं? सामने वाले व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। है सहारा सेवा ट्रस्ट के कानूनी सलाहकार ध्रुव मेहरा थे। उन्होंने निखिल को उसी दिन ट्रस्ट के कार्यालय पहुंचने के लिए कहा। निखिल और काव्या तुरंत वहां पहुंचे। भवन में प्रवेश करते ही दोनों हैरान रह गए। दीवारों पर अनाथ बच्चों की तस्वीरें थीं, बुजुर्गों के लिए बने कमरों की तस्वीरें थीं और हर जगह शरणदास का नाम सम्मान से लिखा हुआ था। जिन पिता को वे घर में एक साधारण बुजुर्ग समझते रहे, वे यहाँ सैकड़ों लोगों के लिए आशा का सहारा थे। ध्रुव मेहरा उन्हें एक बड़े कमरे में ले गए। वहाँ गोपाल कृष्ण भी बैठे थे। निखिल ने बेचैनी से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? गोपाल कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, वह सुरक्षित है, लेकिन पहले तुम्हें कुछ जानना होगा। फिर उन्होंने एक फाइल सामने रखी। उसमें ट्रस्ट के दस्तावेज थे। निखिल को पता चला कि वर्षों पहले शरणदास सरोज ने एक संकल्प लिया था कि उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा
जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, शरणदास ने कई बार गुप्त रूप से बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया, गरीब मरीजों का इलाज करवाया और बेसहारा बुजुर्गों के लिए फंड दिया। लेकिन उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। निखिल अबाक बैठा था। तभी ध्रुव मेहरा ने एक और दस्तावेज उसकी ओर बढ़ाया। यह शरणदास की नई वसीयत का प्रारूप था। उसमें लिखा था कि यदि भविष्य में उन्हें लगे कि उनकी संपत्ति का उपयोग सिर्फ स्वार्थ के लिए हो रहा है तो उनका बड़ा हिस्सा ट्रस्ट को दे दिया जाएगा। निखिल ने कांपती आवाज में पूछा, क्या पिताजी ने ऐसा कर दिया? गोपाल कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, उन्होंने अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जिस दिन तुम लोगों ने उन्हें भीख मांगने की सलाह दी उस दिन उनका विश्वास जरूर टूट गया। यह सुनते ही काव्या रो पड़ी। उसने कहा, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। तभी कमरे के बाहर बच्चों की हंसी सुनाई दी। खिड़की से झांक कर निखिल ने देखा कि कुछ बच्चे एक फोटो के सामने फूल रख रहे थे। उसने पूछा, ये क्या कर रहे हैं? गोपाल कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हर महीने यहाँ रहने वाले बच्चे शरणदास जी को धन्यवाद कहते हैं क्योंकि उनकी वजह से वे स्कूल जा पाते हैं। निखिल की आंखें भर आईं। जिस इंसान को उसने बोझ समझ लिया था वही ना जाने कितनी जिंदगियों का सहारा था। उसी समय गोपाल कृष्ण के फोन पर एक संदेश आया। संदेश पढ़ते ही उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने निखिल की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक पत्र छोड़ा है और उसे पढ़ने के बाद शायद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। निखिल और काव्या की आंखें गोपाल कृष्ण के हाथ में पकड़े उस पत्र पर टिक गई थी। वह कोई साधारण कागज नहीं था, बल्कि एक पिता के दिल का वह हिस्सा था जिसे उसने बरसों तक अपने भीतर छुपा कर रखा था। गोपाल कृष्ण ने धीरे से लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, प्रिय निखिल, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। सच कहूँ तो जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन मैंने अपने लिए नाराज होने का अधिकार छोड़ दिया था। माँ बाप बच्चों से नाराज हो सकते हैं, लेकिन उनसे प्यार करना कभी बंद नहीं कर सकते। जिस दिन तुमने चलना सीखा था उस दिन तुम कई बार गिरे थे। मैंने तुम्हें उठाया था। आज तुम रिश्तों की राह में गिर गए हो तो तुम्हें फिर उठना होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने के बजाय तुम्हें खुद उठना सिखाना चाहता हूँ। पत्र पढ़ते पढ़ते निखिल रो पड़ा, मगर पत्र अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे लिखा था, तुम्हें याद है बचपन में तुम एक खिलौना मांगते थे और मैं कई दिनों तक ओवर टाइम करता था। तब मुझे खुशी इसीलिए नहीं होती थी कि मैं खिलौना खरीद पाया, बल्कि इसलिए होती थी कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेटा, माता पिता की सबसे बड़ी कमाई बच्चों की मुस्कान होती है, लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर माता पिता को बोझ समझने लगते हैं तब दर्द पैसों की कमी से नहीं, अपनापन खत्म होने से होता है। कमरे में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम थी। काव्या सिर झुकाकर रो रही थी। उसे लग रहा था जैसे पत्र का हर शब्द सीधे उसके दिल पर दस्तक दे रहा हो। आगे लिखा था, उस दिन जब मैंने इलाज के लिए पैसे मांगे थे, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे। मुझे सिर्फ यह भरोसा चाहिए था कि मेरा बेटा अब भी मुझे अपना मानता है। मगर शायद जिंदगी की दौड़ में कहीं कुछ छूट गया। लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता, क्योंकि गलती इंसान करता है, पत्थर नहीं। निखिल की सिसकियां तेज हो गईं। तभी गोपाल कृष्ण ने पत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ा। अगर तुम सच में मुझसे मिलना चाहते हो तो पहले किसी ऐसे इंसान की मदद करना जो तुम्हारी मदद का बदला कभी नहीं चुका सकता, क्योंकि इंसान की पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। जिस दिन तुम यह बात समझ जाओगे उस दिन हम जरूर मिलेंगे। पत्र समाप्त हो गया। कमरे में गहरा मौन छा गया। निखिल को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि एक आईना दिखा दिया हो। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि सबसे बड़ी विरासत जमीन जायदाद नहीं, बल्कि संस्कार होते हैं। उसी शाम उसने एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जो उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगले ही दिन उसे अपने पिता की एक ऐसी सच्चाई पता चलेगी जिसके सामने वह खुद को और भी छोटा महसूस करेगा। अगली सुबह निखिल फिर सहारा सेवा ट्रस्ट पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर बेचैनी कम
और सीखने की इच्छा ज्यादा थी। गोपाल कृष्ण उसे ट्रस्ट के अलग अलग हिस्सों में ले गए। सबसे पहले वे बच्चों के छात्रावास में पहुंचे। वहां लगभग 50 बच्चे रहते थे। कुछ पढ़ाई कर रहे थे, कुछ खेल रहे थे। जैसे ही बच्चों ने सरनदास की तस्वीर देखी, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक छोटे लड़के ने तस्वीर को देखकर कहा, दादाजी जल्दी वापस आएंगे ना? यह सुनकर निखिल चौंक गया। उसने बच्चे से पूछा, तुम इन्हें जानते हो? लड़के ने मासूमियत से जवाब दिया, अगर ये नहीं होते तो मैं स्कूल नहीं जा पाता। फिर एक लड़की आई और बोली, मेरी मम्मी की दवा के पैसे भी इन्होंने दिए थे। कुछ ही मिनटों में निखिल को समझ आ गया कि उसके पिता ने जिन लोगों की मदद की थी, उनमें से अधिकांश उन्हें भगवान की तरह मानते थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। गोपाल कृष्ण उसे ट्रस्ट के पुराने रिकॉर्ड रूम में ले गए। वहां अलमारियों में बरसों के दस्तावेज रखे थे। उन्होंने एक फाइल निकाली और निखिल के सामने रख दी। उसमें उन लोगों की सूची थी जिनकी पढ़ाई, इलाज या जीवन यापन का खर्च शरणदास ने उठाया था। सूची इतनी लंबी थी कि निखिल देखते देखते थक गया। कई नामों के सामने लिखा था, दाता का नाम गुप्त रखने की इच्छा। निखिल ने पूछा, पिताजी ने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? गोपाल कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उन्हें मदद दिखाने में नहीं, करने में विश्वास था। तभी एक डॉक्टर वहां आए। उन्होंने निखिल को पहचान लिया और बोले, आप शरणदास जी के बेटे हैं। आपके पिता ने 5 साल पहले मेरे अस्पताल में एक बच्ची का ऑपरेशन करवाया था। उसके माता पिता के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपना नाम तक सामने नहीं आने दिया। निखिल को लगा जैसे कोई उसके भीतर लगातार सवाल पूछ रहा हो। क्या उसने कभी अपने पिता को सच में जाना था? जवाब हर बार नहीं था। उधर काव्या भी ट्रस्ट के महिला सहायता केंद्र में गई। वहां कुछ विधवाएं और बुजुर्ग महिलाएं रहती थी। उनमें से एक महिला ने काव्या का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुम्हारे ससुर जैसे लोग बहुत कम होते हैं। उन्होंने हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम अकेले हैं। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आया कि वही इंसान घर में अकेला पड़ गया था और वह समझ नहीं पाई। शाम को जब निखिल और काव्या वापस लौटने लगे तब गोपाल कृष्ण ने उन्हें एक खबर दी। उन्होंने बताया कि चरणदास अगले सप्ताह ट्रस्ट के स्थापना दिवस पर आने वाले हैं। यह सुनते ही दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। इतने दिनों बाद उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। लेकिन गोपाल कृष्ण ने साथ ही एक बात और कही, वह तुमसे मिलेंगे या नहीं, इसका फैसला तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारे कर्म करेंगे। यह सुनकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ माफी मांग लेना काफी नहीं होगा। अब उन्हें अपने व्यवहार से साबित करना होगा कि वे बदल चुके हैं और यहीं से शुरू होने वाली थी उनकी असली परीक्षा। उस दिन के बाद निखिल और काव्या की जिंदगी सचमुच बदलने लगी। यह बदलाव दिखावे का नहीं था बल्कि भीतर से पैदा हुआ था। पहले जहां दोनों अपनी दुनिया तक सीमित रहते थे, अब वे दूसरों की जरूरतों को समझने की कोशिश करने लगे। निखिल ने सबसे पहले अपने पिता का कमरा खोला। कई दिनों से बंद पड़े उस कमरे में वही पुरानी चारपाई, वही अलमारी और वही पत्नी सरोज की तस्वीर रखी थी, जिसके सामने बैठकर शरणदास घंटों बातें किया करते थे। कमरे में कदम रखते ही निखिल की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि जिस इंसान को उसने घर में जगह तो दी थी लेकिन दिल में जगह देना भूल गया था, उसकी अनुपस्थिति पूरे घर को खाली कर गई है। उस शाम उसने एक फैसला लिया। उसने अपने वे सारे खर्च रोक दिए जो सिर्फ दिखावे के लिए थे। नई कार लेने की योजना रद्द कर दी, महंगे क्लब की सदस्यता छोड़ दी और उसी पैसे का एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए अलग रखना शुरू किया। काव्या ने भी अपने व्यवहार पर काम करना शुरू किया। उसने महिला सहायता केंद्र जाना जारी रखा और वहां रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं के लिए समय बिताने लगी। धीरे धीरे उसे समझ आया कि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जरूरत दवाइयों या पैसों की नहीं बल्कि सम्मान और अपनापन की होती है। एक दिन उसने एक वृद्ध महिला के पैर छुए तो महिला रो पड़ी और बोली, बेटी, बरसों बाद किसी ने मुझे माँ कहकर बुलाया है। यह सुनकर काव्या की आत्मा तक कांप गई। उसे अपने बोले हुए शब्द याद आए, भीख मांग लीजिए। अब वे शब्द उसे हर रात सोने नहीं देते थे।
उधर निखिल ने ट्रस्ट के बच्चों की पढ़ाई में मदद शुरू कर दी। वह हर सप्ताह वहां जाता, बच्चों के साथ बैठता, उनकी बातें सुनता। एक दिन एक बच्चे ने उससे पूछा, अंकल, क्या आप शरणदास दादाजी के बेटे हैं? निखिल ने सिर हिलाया। बच्चा मुस्कुराकर बोला, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे पास तो ऐसे दादाजी नहीं हैं। यह सुनकर निखिल की आंखें भर आईं। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिसके साथ वह रोज रहता था, उसकी महानता को उसने कभी समझा ही नहीं। दिन बीतते गए और स्थापना दिवस के नजदीक आने लगा। हर बीतते दिन के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या शरणदास उनसे मिलेंगे? क्या उन्हें माफ करेंगे या हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे? आखिर वह दिन भी आ गया जब ट्रस्ट का स्थापना दिवस मनाया जाना था। सैकड़ों लोग वहां आने वाले थे। निखिल और काव्या सुबह से ही वहां पहुंच गए। मंच सज चुका था। बच्चे कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे और हर किसी के चेहरे पर उत्साह था, लेकिन दोनों की नजर सिर्फ एक चेहरे को खोज रही थी। समय बीतता गया। घड़ी ने 11 बजाए, फिर 12। तभी मुख्य द्वार के पास हलचल हुई। सब लोग एक साथ खड़े हो गए। निखिल का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे अपनी सांसें सुनाई देने लगी। और फिर उसने देखा, सफेद सादे कुर्ते में शांत मुस्कान लिए उसके पिता शरणदास धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। वह उन्हें देखकर दौड़ना चाहता था, उनके पैरों में गिर जाना चाहता था, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में जड़ गए, क्योंकि अब फैसला उसके हाथ में नहीं था। फैसला उस पिता के हाथ में था जिसका दिल उसने सबसे ज्यादा दुखाया था। ट्रस्ट का पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बच्चे दौड़कर शरणदास से लिपट गए। बुजुर्गों ने उनके हाथ थाम लिए। हर चेहरे पर सम्मान था, हर आंख में अपनापन। लेकिन उस भीड़ के बीच खड़े निखिल और काव्या के लिए यह पल किसी परीक्षा से कम नहीं था। जैसे ही शरणदास जी की नजर उन दोनों पर पड़ी, कुछ क्षणों के लिए समय ठहर सा गया। निखिल अब खुद को रोक नहीं पाया। वह तेजी से आगे बढ़ा और अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज रोने से कांप रही थी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। मैं आपके लायक बेटा नहीं बन पाया। उसके आंसू शरणदास के पैरों पर गिर रहे थे। काव्या भी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पापा जी, उस दिन मैंने जो कहा उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर हो सके तो हमें एक मौका दे दीजिए। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी। शरणदास कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने दोनों को उठाया। उनकी आंखों में भी नमी थी, मगर आवाज में वही अपनापन था जो एक पिता के दिल में हमेशा रहता है। उन्होंने कहा, गलती करना बुरा नहीं है, गलती को सही मान लेना बुरा है। तुम दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की, यही सबसे बड़ी बात है। निखिल फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पिता का हाथ पकड़ लिया, जैसे कोई बच्चा खो जाने के बाद अपने घर का रास्ता पा गया हो। फिर शरणदास मंच पर गए। वहां सैकड़ों लोग उनकी बात सुनने के लिए बैठे थे। उन्होंने माइक्रोफोन उठाया और कहा, लोग अक्सर सोचते हैं कि माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ कर जाते हैं। कोई जमीन छोड़ता है, कोई पैसा, कोई मकान, लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ी विरासत संपत्ति नहीं, संस्कार होते हैं। पैसा खत्म हो सकता है, मकान टूट सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार पीढ़ियों तक जिंदा रहते हैं। पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। उन्होंने मुस्कुराकर निखिल की ओर देखा और कहा, मैंने अपने बेटे को कभी धनवान बनाने का सपना नहीं देखा था। मैं सिर्फ उसे अच्छा इंसान बनाना चाहता था और मुझे विश्वास है कि वह आज से उस राह पर चल पड़ेगा। उस दिन चरणदास अपने घर लौट आए, लेकिन लौटने वाला सिर्फ एक पिता नहीं था, बल्कि रिश्तों की वह गर्माहट थी जो कुछ समय के लिए खो गई थी। घर का माहौल बदल चुका था। अब भोजन की मेज पर उनके लिए सिर्फ कुर्सी नहीं, सम्मान भी था। उनकी राय सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, महत्व भी दिया जाता था। काव्या उन्हें समय पर दवाइयाँ देती, उनके साथ बैठकर बातें करती और निखिल हर दिन कुछ समय उनके साथ जरूर बिताता। दिनों बाद एक शाम शरणदास अपनी पत्नी सरोज की तस्वीर के सामने बैठे थे। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने तस्वीर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सरोज, हमारा बेटा आखिर समझ गया। इंसान की कीमत उसकी उम्र से नहीं, उसके त्याग से होती है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी। माता पिता कभी अपने बच्चों से हिसाब नहीं मांगते,
लेकिन उनका सम्मान ही वह कर्ज है जिसे हर संतान को जीवन भर चुकाना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस दिन हम अपने माता-पिता को जिम्मेदारी नहीं बल्कि आशीर्वाद समझने लगते हैं, उसी दिन हमारा घर सच मायनों में घर बन जाता है। कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जिंदगी बदलने के लिए होती है। मैं हूँ सपना और यह है मेरी आज की कहानी। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, अगर आप निखिल की जगह होते तो अपने पिता से माफी मांगने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाते? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली भावनात्मक कहानियों के लिए सपना की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक कमेंट्स और एक सब्सक्राइब से हमें नई कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।